नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एसआईआर के पहले चरण के बाद बिहार में आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी साझा की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा इसकी प्रति जो है वो प्रदान भी की जाएगी। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर ये वो तारीख है जब इस बीच पात्र मतदाता का नाम अगर छूट गया है, अपात्र मतदाता का नाम अगर जुड़ा हुआ है और उसे हटाना है, किसी भी सुधार के लिए आपकी तरफ से दावा किया जा सकता है, आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। राजनीतिक दल या फिर मतदाता कोई भी हो, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक दावा या अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग की साइट voters.eci.gov.in पर देखा जा सकता है और इसे लेकर अब आप अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट का आज नया ड्राफ्ट जारी होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बिहार निर्वाचन आयोग की टीम लगातार तैयारी में जुटी हुई है। यानी नई लिस्ट जारी हो जाने के बाद किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर अगर शिकायत है तो उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाएगा। इसको लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। जिन जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे उसमें प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, नगर परिषद, नगर निगम कार्यालय है। यानी यहाँ पर जो है तमाम कर्मियों और अधिकारियों को ये जिम्मा दिया गया है। 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इन विशेष कैंपों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम होगा और इसको लेकर एक अलग से टीम काम कर रही है। तो कुल मिलाकर आज ड्राफ्ट का सभी इंतजार कर रहे हैं। और बता दें आपको कि ये जो अभियान है 25 जून से इसकी शुरुआत की गई थी और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग ने जो शुरू किया था, एक बड़ी चुनौती थी। कई तरह की बाधाएं सामने आई, विपक्ष का विरोध भी सहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। बावजूद जो सत्यापन का काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान जो है 1200 से अधिक वोटर वाले जो मतदान केंद्र हैं उनके लिए नया मतदान केंद्र भी नामित किया गया है। यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आधार पर दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया है 1 सितंबर तक होगी और आज ड्राफ्ट आने के बाद सब कुछ सामने होगा और इसके बाद चुनाव आयोग का अगला स्टेप क्या होगा वो भी जल्द जानकारी मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा होने के बाद जो आंकड़े सामने आए थे उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये आंकड़े हैं क्या। तो जरा इस आंकड़े को भी देखिए और इस आंकड़े को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एसआईआर के पहले चरण का आंकड़ा 7.24 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म जो है वो जमा किया गया। 2.83 यानी कि 22 लाख मतदाता जो हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मृत पाए जाते हैं। 4.59% मतदाता यानी कि 36 लाख के आसपास जो अस्थायी मतदाता हैं वो कहीं और जाकर बसे हुए थे। यानी ये जो संख्या है ये एक जगह पर, एक से अधिक जगह पर जिन वोटर्स की संख्या जो है वो दर्ज की गई थी। अगर आप दूसरे राज्य में भी वोटर हैं और बिहार में भी वोटर हैं तो वैसी संख्या ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का नाम कटना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। और ड्राफ्ट सूची से बिना नोटिस या आदेश के किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा, इसका आश्वासन निर्वाचन आयोग दे रहा है। सभी 12 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची देने वाला है। जिस ड्राफ्ट कॉपी की बात कही जा रही है कि ये आज से तमाम राजनीतिक दलों के पास पहुंच जाएंगे और 12 राजनीतिक दल हैं और इन सभी 12 राजनीतिक दलों तक ये जो है ड्राफ्ट की कॉपी पहुंचने वाली है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा अभियान भी चलाया है जो 25 जून से शुरू हुआ था। आइए समझते हैं निर्वाचन आयोग के इस अभियान को भी कि आखिर ये अभियान जो है वो है क्या। तो एसआईआर पर ईसी का एक बड़ा अभियान जिसमें वैध मतदाता छूटने ना पाए। इस अभियान का मकसद ये था कि जो जेन्युइन वोटर है वो न छूट जाए। बीएलओ और बीएलए के साथ एक बड़ा अभियान चलाया गया, उसकी शुरुआत की गई। अस्थायी रूप से पलायन किए गए मतदाता कौन हैं जो कुछ वक्त के लिए यहां से जा चुके हैं? 246
अखबारों में इसे लेकर विज्ञापन दिया गया, यानी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। शहरी मतदाता जो हैं वो न छूट जाए, शहरों में कैंप लगाया गया, लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई कि भाई अगर इसे लेकर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर लीजिए। हर नगर निगम के 3 अधिकारी काम में लगाए गए थे। लोगों तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी? 18 साल के युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनके लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में मतदाता और राजनीतिक दल के लोगों को भी शामिल किया गया। 10.2 करोड़ SMS भेजे गए। लोगों के फोन पर इसकी जानकारी जो है वो दी जाती है ताकि आप तक कोई इंफॉर्मेशन जो है वो छूट ना जाए। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि निर्वाचन आयोग बार बार ये कह रहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जेन्युइन मतदाता न छूटे और जो मतदाता है नहीं या इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनके नाम हटाए जा रहे, जो मृत हैं उनके नाम यहाँ से काटे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहतर कदम की तरफ फैसला बढ़ाया है और सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील की रसोइया का मानदेय दोगुना कर दिया है। रसोइया का मानदेय अब 1650 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब ये आंकड़ा जो है वो 3300 रुपए तक पहुंच गया है। मिडिल और हाई स्कूल के नाइट गार्ड की बात करें तो उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और 5000 से इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। जबकि शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों के अगर मानदेय की बात करें तो 8,000 रुपए बढ़ाकर उसे 16,000 रुपए, 8,000 से सीधे 8,000 रुपए बढ़ाकर उसे 16,000 कर दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला, जिसमें शारीरिक शिक्षक के मानदेय की बढ़ोतरी हुई है, रसोइयों की बढ़ोतरी हुई है, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में जो नाइट गार्ड है उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। तो मिड डे मील की रसोइया का मानदेय, रसोइया बार बार ये कह रही थी कि भाई हमारे लिए भी कुछ बेहतर किया जाए। महंगाई जिस कदर बढ़ी है उसके बाद उस अनुपात में ये रकम जो है जो उन्हें दी जाती है वो काफी कम थी और अब देखिए नीतीश सरकार की तरफ से इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। मौजूदा बजट भी शिक्षा विभाग का बढ़ाया गया जो 77,690 करोड़ का था और इसलिए कहा गया कि इसमें सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का जब फोकस है तो इसमें शामिल जितने भी अलग अलग अंग हैं उन सभी पर इस बार जोर दिया जा रहा है। इसमें मिड डे मील की रसोइयों का मानदेय जो है दोगुना कर दिया गया और 1650 से बढ़ाकर इसे 3,300 रुपए यानी 3,300 रुपए कर दिया गया। चुनाव होने हैं और राज्य सरकार बारी बारी से राज्य के कर्मियों को तोहफा देने में जुट गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया है और अब 1650 की जगह रसोइयों को 3300 रुपये प्रति माह मानदेय दिए जाएंगे। तो इसको लेकर तमाम जो रसोइया हैं वो काफी खुश हैं क्योंकि वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2025 में ये सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। बताते चलूं कि राज्य के 70,000 स्कूलों में लगभग 2,40,000 रसोइया कार्यरत हैं और सभी लंबे समय से लगातार इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन राज्य सरकार मान गई। कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है सर, बाकी और चाहिए, दोगुना कम से कम चाहिए। दोगुना तो हो गया, 1650 से 3300। 1650 में का 3300 हुआ सर। 3300 में क्या होगा सर? इस समय की इतना महंगाई है कि 3300 में क्या होगा? कम से कम 10,000 चाहिए। लेकिन उम्मीद कर रहे थे। तो उम्मीद है तब न लगल है सर। नीतीश कुमार से यही तो दरखास्त कर रहे हैं कि 9 बजे से 2-3 बजे तक आदमी रहता है, 5-6 घंटा आदमी खटता है, उतना में उतना वेतन में क्या होगा? चाहते हैं 10,000 मिले। 10,000 मिले कम से कम। रूपी देवी। अब 1650 से 3300 रुपया हो गया है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री खुद जानकारी दिया है। हम लोग बहुत खुश है सर, लेकिन आप बढ़ना चाहिए सर। हाँ। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उम्मीद किए थे कि पैसा बढ़ेगा। हाँ उम्मीद था सर कि बढ़ेगा, इसीलिए तो हम लोग लगल थे सर। अब क्या कहना चाहेंगे? अब थोड़ा और बढ़ना चाहिए सर, कम से कम 10,000 होना चाहिए। अभी फिलहाल परेशानी दूर हुई? थोड़ा बहुत तो दूर हुई सर, लेकिन थोड़ा और चाहिए था। क्या नाम हुआ? कंचन देवी सर। बताइए, अब लग रहा है कि अब मेहनत का फल मिलेगा? हाँ सर। कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रहा है सर। खुशी हो रहा है? बताइए। आप खुश हैं? आप
अब क्या कहेंगे अब नीतीश कुमार से? अब हाँ बढ़ाना चाहिए यार। वो तो सुबह सुबह जानकारी दे दी है कि अब 1650 नहीं 3300 रुपए मिलेंगे। हैं? बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। रूबी देवी, बताइए। पैसा बढ़ रहा तो उतना में का होगा, उतना में घर चल जाएगा। महंगाई हो रहा है, सब चीज के तो महंगाई है, साग सब्जी सब चीज के कम से कम 10,000 होना चाहिए। अच्छा। तब जाके आदमी खुश होगा। तो यो जे है तो यो ठीक है, खुश है, मिला खुश से है। मिला धन्यवाद। उससे खुश हैं। हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद नहीं दे रही है ना, खुश उतना नहीं है आप लोग? धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि धन्यवाद किसको? नीतीश कुमार के नीतीश कुमार का धन्यवाद कर रहे हैं। दिल से दे रही हैं या अभी दिल ऊपर से, मन से? हाँ दिल से दे रहे हैं। हैं। हाँ। दिल से आप लोग धन्यवाद दे रही हैं। बढ़ेगा तब मन पूरा खुश करके देंगे। धन्यवाद नीतीश कुमार को। अभी आधा अभी कुछ संतुष्टि भर मिला है। नीतीश कुमार का वजह से 10,000 होना चाहिए, ताकि आदमी के सबके मन खुशी रहना कि हाँ नहीं खटते हैं, उतना मेहनत करते हैं। कितने बजे से कितने बजे रहते हैं? 9 बजे से 3 बजे तक रहते हैं। क्या 3 नाम बजे तक शारदा कुमार। बिल्कुल, तमाम रसोइयों के चेहरे पर तो मुस्कान लौट आई है, क्योंकि 1650 की जगह अब 3300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में तमाम रसोइयों ने फिर से हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि अब जो मानदेय वृद्धि हुई है इसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन और बढ़ना चाहिए और इसे बढ़ाकर अब सरकार को 10,000 रुपये कर देने चाहिए। कैमरामैन प्रिया, रजनीश, और बिल्कुल जो राशि बढ़ाई गई उसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन इच्छा है कि इससे और कुछ बेहतर हो जाता। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेटीयू एमएलसी का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। गुलाम गौस की तरफ से ये बड़ा बयान, जिससे मुसलमानों को लेकर ये बयान दिया गया। मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इशारों में बीजेपी पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। नीतीश कुमार की चंदन से उन्होंने तुलना की। नीतीश पर किसी के संगत का कोई असर नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। गुलाम गौस ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का तब तक कोई अहित नहीं कर सकता, उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता है, मुसलमानों का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बाद में मीडिया से बातचीत में गुलाम गौस ने कहा कि हमें डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार के राज में मुसलमानों को कोई डर नहीं है। विपक्ष भी डर पैदा करता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वक्त में 5 संशोधन हुए, लेकिन ऐसे कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बिल आए और चले गए। उत्तम प्रकृति जो रही उत्तम प्रकृति का करिए संगत कुशन चंदन विष व्यापत रही लपटत रहत भुजन। अगर चंदन के पेड़ में सांप सटा हुआ रहता है तो जहर आलूदा नहीं होता है, चंदन ही रहता है। नीतीश कुमार वैसी शख्सियत है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। अब कौन माँ का लाल है तो मुसलमानों को बिगाड़ देगा इस बिहार में या कहीं भी, कम से कम बिहार में। और जेडीयू एमएलसी का ये बयान आपने सुन लिया। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रेम रंजन जी। गुलाम गौस का बयान आपने भी संभवतः सुना होगा। कह रहे हैं कि किसी की संगत से कोई असर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी चंदन है और उनके रहते मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं होगा। तो आखिर किसकी संगत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुलाम गौस को? देखिए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने ठीक कहा है कि लोग जो है मुसलमानों के अंदर में भय पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। उनको डरा कर करके एनडीए की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस प्रकार का उनके डर के माध्यम से उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज तक बता दीजिए कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। जितना जो है अकलियत के लोगों के, मुसलमानों के लिए इतना काम इस सरकार ने किया है, जितनी सारी योजनाएं बनाई है विकास, उनके खास करके उनके विकास के लिए, ये अपने आप में अद्भुत है। ये आज तक जो है किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया था। अगर कोई गरीबों के लिए अन्न की योजना आती है तो वो जो है उनके लिए भी मिलता है। नीतीश कुमार जी जो है उनके बड़े हितैषी है और साथ में केंद्र की सरकार है, वो भी जो है सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारे के साथ जो है काम कर रही है कि कोई जो है अलग नहीं है, सबको एक साथ लेकर के चलना है।
देश के निर्माण में और राज्य के भी विकास में सबकी भूमिका है, सबको साथ लेकर के चलने का काम है। यानी बीजेपी पर गुलाम गौस कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इशारों में हालांकि बीजेपी की तरफ कटाक्ष करते हुए गुलाम गौस नजर आए, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि नहीं, ये विपक्ष के लिए बयान है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे मुजफ्फरपुर से, खबर जहां राजेपुर ओपी क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान विशेष समुदाय ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। मीनापुर मस्जिद के पास जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है। मस्जिद और आसपास की छतों से महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर, जब महावीरी झंडा जुलूस देखिए गली से निकल रहा था, बताया जा रहा है कि आसपास के छतों से पत्थरबाजी इनके ऊपर की गई। हालांकि अब एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो तस्वीर है, कई लोग इसमें चोटिल और जख्मी नजर आ रहे हैं। आसपास की छतों से महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी की बात कही गई और इस घटना में जुलूस में शामिल राजेपुर थाना अध्यक्ष राधे श्याम सहित कई पुलिस वाले और जुलूस में शामिल दूसरे लोग भी जख्मी हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी, ग्रामीण एसपी और एसडीएम वेस्ट भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल शांति समिति की बैठक जारी है। अलग अलग थानों की पुलिस और विशेष सुरक्षा बल गांव में एहतियात के तौर पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है इस वक्त करने में जुटी है। तो 3 तस्वीरों को देखिए जरा किस तरीके से हालात बन गए। हालांकि सवाल ये कि आखिर बार बार ये पत्थरबाजी क्यों की जाती है। शांति समिति की बैठक जो घटना के बाद की जा रही है, वो क्या पहले नहीं की गई? इस वक्त प्रियांक सौरभ मुजफ्फरपुर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। प्रियांक, शांति समिति की बैठक इस वक्त क्या हालात हैं? जी, शांति समिति की बैठक कल देर रात जो है वह की गई थी। करीब 10 बजे तक जो है बैठकें चली हैं। एसएसपी भी मौजूद थे, ग्रामीण एसपी भी मौजूद थे, एसडीएम वेस्ट जो है, तमाम अधिकारी मौजूद थे और दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की गई है। फिलहाल जो है गांव में भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात हैं और कैंप कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति जो है वह सामान्य है। पत्थरबाजी करने वाले आइडेंटिफाई हो पाए क्या कि ये कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, जो वीडियो वगैरह जो सामने आए हैं उसके आधार पर जो है उनकी पहचान अभी की जा रही है। कई लोगों की पहचान हुई है, अभी भी जो है लगातार पहचान की जा रही है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में जो है लोग इसमें शामिल थे। तो लगातार पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास चल रही है। प्रियांक, सवाल ये कि अमूमन जब भी इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो शांति समिति की बैठक पहले होती है, लोगों को विश्वास में लिया जाता है, सामाजिक सौहार्द बनाकर ऐसे आयोजन किए जाते, तो क्या ये कोशिश पहले नहीं हुई? जी, हाल के दिनों में जब भी कोई भी पर्व त्योहार हुए हैं तो शांति समिति की बैठक लगातार हाल के दिनों में की गई है। और इस पर्व जो ये महावीरी जुलूस मेला है, इस दौरान शांति समिति की बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से इसकी तैयारी पहले से थी, क्योंकि जुलूस में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, शायद इसकी भनक पहले थी, इसलिए जो है खुद पुलिस की टीम जो है वो साथ में चल रही थी, खुद राजेपुर। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि इस वक्त पुलिस की तरफ से हालात को कितनी जल्द सामान्य बना लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां डेहरी थाना के तार बंगला इलाके में फायरिंग से सनसनी मच गई। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि काले रंग की गाड़ी से कुछ बदमाश अचानक से तार बंगला में बिजली विभाग के कर्मी सुनील कुमार के क्वार्टर पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। डेहरी के एसएसपी अतुलेश झा पुलिस बल के साथ पहुंचे और छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। छानबीन की गई। बिजली विभाग के कर्मी के क्वार्टर से भारी मात्रा में बताया जा रहा है कि शराब की बोतलों को बरामद किया गया है। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी यहां से बरामद हुए। पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारी सुनील कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो यहाँ पता चला है कि ये क्वार्टर है जो कि एलोकेट किया गया, एक सुनील नाम के व्यक्ति हैं, उनको यहीं पर कुछ अज्ञात तत्वों ने आकर के हवाई फायरिंग की है। और यहाँ पर भी पता चल रहा है कि क्वार्टर जो है खाली है, वो कहीं और रहते हैं। उनसे जितना भी हेल्प हो सकता है वो लिया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट्स भी जुटाए जा रहे हैं ताकि पता किया जा सके ये कुकृत्य किसने किया है।
कितने गोली सर हमारी? अभी जो हम लोग को प्रिलिमिनरी देखा है तो हम लोगों को 3 खोखे यहाँ बरामद हुए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।